बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, आपको पता है कि ज़बान से निकले अल्फाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा असर रखते हैं और हमें अल्फाज का चुनाव जो है वो ख़ास तौर पे सोच समझ कर करना चाहिए कि कौन से अल्फाज कहाँ पर इस्तेमाल करने चाहिए। गैर मुनासिब अल्फाज से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि अल्फाज जो है वो ज़िंदगियों में जहर घोलने का काम करते हैं। तो हमें अल्फाजों का चुनाव जो है वो बहुत बेहतर और बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि हम मुनासिब अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें और सिचुएशंस के हिसाब से लफ्ज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी को पुरसुकून गुजारने के लिए, ज़िंदगी को मुनासिब तरीके से गुजारने के लिए आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ज़बान जो होती है वो डिफरेंट रिश्तों में बहुत सारी नाचाकियाँ पैदा करती है, गलत फहमियाँ पैदा करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि गुस्से में भी ख़ुद को कंट्रोल रखा जाए ताकि आप एक पुरसुकून ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। लेकिन ये पुरसुकून ज़िंदगी आप कैसे गुजार सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर अमार हैदर गुरु। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अमार कह रहे हैं यहाँ पर अल्फाज का चुनाव, गुस्से में अल्फाज और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना ज़िंदगी को पुरसुकून बनाता है। लेकिन हम इसको पुरसुकून कैसे बना सकते हैं, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। हमें बहुत गुस्सा आता है, हम कंट्रोल नहीं रख पाते, हम डिफरेंट जगहों पर बहुत सारे गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में हम खुद को किस तरह से ठीक रख सकते हैं? बिल्कुल जी, माशाल्लाह। अच्छा, तो अल्फाज, सबसे पहले हम हमेशा अल्फाज की बात करने के, वर्ड्स के मीनिंग्स की बात करें, अल्फाज की अहमियत की बात कर लें, तो इंसान और जानवर में जो वाहिद फर्क है वो जबान का है कि हम बोल सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को अल्फाज में मानी डालना सिखाया। आप बुशरा लफ्ज माँ को अदा करके देखें तो कितना सुकून मिलता है। आप लफ्ज मोहब्बत कहें, लफ्ज इश्क कहें, लफ्ज नफरत कहें, इन सब में एक अपना एक मानी है, इनकी खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल। लफ्ज माँ अगर आप आंखें बंद करके कहें तो आपको सुकून मिलता है। लफ्ज नफरत अगर दीवार पे लिखा हो तो उस दीवार से नफरत होने लग जाती है। अल्फाज आपको अल्फाज आपको मतलब देते हैं, मीनिंग देते हैं। देखें जी, अल्फाज अगर हम बात करें अल्फाज की, तो अल्फाज जो होते हैं, देखें, ये जबान से अदा होते हैं, और जबान और अंगूठा, ये आपका जो थंब, आपके थंब का जो ये सारा इंप्रेशन है, ये आपको डिफरेंशिएट करता है। आप जैसा कोई नहीं है जिस पे ये पैटर्न हो। और दूसरी चीज आपकी जबान है। जबान का जो पैटर्न है हर इंसान का दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। और इसी तरह इंसान की जो अल्फाज की अदायगी और अल्फाज का चुनाव होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। सो इंसान कहते हैं कि जो जबान होती है वो इसको इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, क्योंकि जबान जब इस्तेमाल होती है तो अल्फाज आपकी नस्ल का पता देते हैं। जबान आपके किरदार की शनाख्त करवाती है। सो जबान से लफ्ज किए हुए, अदा किए हुए लफ्ज आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। सो अल्फाज का जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, मैं दिखता कैसा हूँ ये मैटर करता है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मैं दिखता कैसा हूं ये मैटर नहीं कर रहा होता। एक इंसान बहुत खूबसूरत लिबास उसने पहना हुआ है, लेकिन वो बदसूरत अल्फाज अदा कर रहा है, तो दूसरा हमें उससे प्यार नहीं होगा, हमें उससे नफरत होगी। सो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स मिलने आया, तो सहाबी कहते हैं कि हुज़ूर पाक, कोई इंसान बहुत अच्छे लिबास में मलबूस है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उससे बात करो ताकि पता चले वो इंसान कितना अजीम है। तो कपड़ों से, पहनावे से इंसान की पहचान नहीं हुआ करती बुशरा, उसके अल्फाज की अदायगी, उसके अल्फाज की बनावट, उसके वजन से पता चलता है कि इंसान कितना बोना है और इंसान कितना कदावर है। तो इसलिए कहते हैं कि जबान का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और बड़े एहतियात से करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे मैं बात करना चाहूँगी अल्फाज की ताकत पर। अल्फाज एक गहरा असर रखते हैं। अगर हम जहरीले अल्फाजों का इस्तेमाल करें तो वो ज़िंदगी में ऐसा जहर घोल देते हैं कि हम जो है मतलब उससे बाहर ही नहीं आ पाते। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अल्फाज की एक ताकत है उसको समझने की ज़रूरत है और उसको ठीक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए जी, बुशरा, बहुत प्यारा सवाल। मीठी जबान वाले का जहर बिक जाता है और बद जबान का शहद तक नहीं बिकता। ठीक है,
मीठी जबान वाले की मिर्चें बिक जाया करती हैं, बद जबान वाले की का शहद तक नहीं बिकता। तो इंसान के बात करने का अंदाज, जो गुफ्तगू उसका, देखिए वो कहते हैं कि इंसान, दो इंसान बैठे हैं तो खूबसूरती होगी गुफ्तगू, खूबसूरती होगी तनकीद, खूबसूरती होगी उनके अल्फाज के अंदर खूबसूरती। आप मुझे कहें कि चलो नमाज पढ़ने चले और एजाज मुझे कहे कि नमाज पढ़ने चले, मैं दोनों में किसी एक के कहने पे जाऊं तो इसका मतलब है उसके अल्फाज के अदायगी में मिठास थी, खिंचाव था, एक खूबसूरती थी, कनेक्टिविटी थी। सो अल्फाज जो होते हैं, ये जो जबान होती है, ये आपको लोगों से कनेक्ट करती है और लोगों से दूर भी करती है। सो आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कनेक्ट किन अल्फाज से होना है। देखिए जी, अल्फाज बिल्कुल मानी रखते हैं। आपसे अल्लाह ताला ने मुखातिब होना था तो अल्फाज का सहारा लिया, कुरान उतारा, कुरान के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया और इस जिंदगी को गुजारने के पहलू बताए। वहां पे भी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ और वो लफ्ज कुन और हो जा, अल्लाह ताला ने भी अल्फाज का इस्तेमाल किया और उससे सहारा लिया। कुन कहा और पूरी दुनिया बदल गई, पूरी दुनिया बन गई। सो बुशरा, ये अल्फाज जो होते हैं ये हमारी जिंदगी में एक बहुत किरदार अदा करते हैं। हमें जानवरों से अगर कोई चीज मुख्तलिफ करती है तो अल्फाज हैं, और इन अल्फाज में मानी हम डालते हैं। हमने फूल को फूल कहा है, हमने सूरज को सूरज कहा है, हमने रोशनी को रोशनी कहा है, अंधेरे को अंधेरा कहा है। ये बुशरा, मैंने आपको एक नाम आपके पेरेंट्स ने दिया है और इसका मतलब है, वरना आप बेनाम होती, आपको कोई पहचान ना होती। आपको नाम देने से आपकी पहचान है कि शी इज बुशरा, शी इज एन एंकर, शी इज अ बेस्ट पर्सन। सो नाम के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, और वो नाम क्या है? वो अल्फाज है, वो मीनिंग है। जी बुशरा, ठीक हो गया। अच्छा, हमारी ज़िंदगी और ये ज़िंदगी को पुरसकून कैसे गुजारें और अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना जो है ज़िंदगी को पुरसकून बनाने में कितना काबिले कबूल साबित होता है? बिल्कुल, देखिए जी, मैं मुल्तान से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ मेरे दोस्त, मेरे कुलीग्स थे। वो मेरे कुलीग्स ही रहते। अगर मैं जबान का अच्छा इस्तेमाल ना करता, मैं उनके साथ घुलता मिलता ना, मैं उनकी परेशानी को ना समझता, उनसे अच्छा कम्युनिकेट ना करता। देखिए, आप अपने सर्कल के लोगों के दाएं बाएं फिरते हैं। वो सर्कल कैसे बनता है? जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आप जब उनसे बात करते हैं, आप अल्फाज की अदायगी करते हैं, आप फन लविंग हैं, आप चार्मिंग हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आप अखलाक है, आपके अल्फाज के दर्शन से बात करते हैं, आप नेगेटिव वाइब्स देते हैं, ये सब अल्फाज हैं। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं अपने जैसे लोगों से कनेक्ट हुआ, अपने जैसे लोगों से कनेक्ट हुआ तो यहाँ मेरे रिश्ते बने, यहाँ मुझे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, अच्छे रिश्ते मिले। सो आप यहाँ जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपके जो अल्फाज का चुनाव होता है, आपकी जो जबान होती है, वो आपको रिश्ते बनाती है, आपके रिश्ते मजबूत बनाती है। आप देखें, आप एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, मुझसे बदतमीजी करता है और बदतमीजी करने के बाद अगर मैं उससे अच्छे अल्फाज की अदायगी नहीं करता, मैं उसको जिच कर देता हूँ, मैं उसको माफ नहीं करता, मैं उसको प्रोलॉन्ग करता हूँ, तो वो बुरा हो जाएगा, वो जिच हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। उसका बिहेवियर जो है वो अल्फाज के हालत में जब बाहर आएगा तो उससे नफरत झलकेगी। सो हमें जो है, जब भी हम किसी रिश्ते को अपनाना चाहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस प्यार है जो मैं प्यार, देखें बुशरा, जो सबसे ज्यादा मिसयूज सेंटेंस है वो है आई लव यू। इसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर वो पैशन नहीं है। तो देखें, हमें इन सेंटेंसेस को जब इस्तेमाल करना होता है तो हम इनका सहारा लेके दूसरे को बताते हैं, मुझे तुमसे इश्क है, ऐ माँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, ऐ इंसान मुझे तुमसे मोहब्बत है। सो जब मोहब्बत का वर्ड, प्यार का लफ्ज, इश्क का लफ्ज, नफरत का लफ्ज, तलाक लफ्ज 3 दफा अदा हो जाए तो 7 आसमान हिलते हैं बुशरा। अल्फाज में ताकत है। और कबूल है, कबूल है, कबूल है, दो अनजान को एक मजबूत रिश्ते में जो है कन्वर्ट कर देता है। अल्फाज में ताकत है, अल्फाज में ताकत है। सो ये अल्फाज ही हैं जो आपको दो रिश्ते, मजबूत रिश्ता बना देते हैं, और ये अल्फाज ही हैं जो 3 दफा अदाद है तो वो इंसान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। लफज फुफो, लफज मामा, लफज दादी, लफज खाला, लफज मामानी, लफज जो है वो मासी, माँ जैसी, ये रिश्तों में जब इनको नाम देते हैं तो ये प्यार इसमें आता है। हमने अंकल आंटी में कहे कि बस सलाम कह दिया। सो ये अल्फाज जो होते हैं, ये जो अदायगी होती है, ये हमें दूर भी करती है और हमें करीब भी करती है, हमें कनेक्ट करती है, हमें नए रिश्ते देती है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको कौन से अल्फाज किस तरह से बयान
जी बुशरा। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हमारे यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने बात की कि अल्फाज की ताकत क्या है, अल्फाज की अहमियत क्या है। तो एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि ज़िंदगियों को जिसे कहते हैं तबाह करके रख देते हैं अल्फाज। आपने बात की, जैसे कि आपने बात की कि 3 लफ्ज़ जो हैं वो बोले तो 2 इंसान वो एक जो मजबूत रिश्ते में बंधे थे वो एक दूसरे से इस तरह से अलग हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते। डेफिनेटली ये हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है, लेकिन ज़बान पर और अल्फाज के चुनाव पर कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? बिल्कुल, ये तब कंट्रोल होगा जब आप जो पेरेंट्स हैं वो कम्युनिकेट करेंगे बच्चों के साथ। जब वो अच्छा पेरेंट, ये कंट्रोल तब आता है, एग्रेशन में कंट्रोल अल्फाज में तब आता है जब पेरेंट्स जब बच्चों के सामने बात कर रहे होते हैं तो बच्चे उनसे सीख रहे होते हैं। अब हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो वो अपने असातिज़ा से सीखते हैं, वो अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, वो सोशल मीडिया से सीखते हैं, वो अपनी बैठक से सीखते हैं। तो वहां पे उन्हें देखना है कि अपने जो उनकी बैठक कहाँ पे है, वो बुक से कितने रिलेटेड है। देखिए, इंसान अपनी किताब से पहचाना जाता है, इंसान अपनी यूट्यूब की सर्च से पहचाना जाता है। तो अपनी यूट्यूब की सर्च, अपने आपकी किताब, वो आपको किताब आपको अल्फाज देती है। पिछले दिनों एक बच्ची ने मुझे मेल की, उसने मुझसे एक्सक्यूज करनी थी, तो वो मेल में जब मैंने इसका कंटेंट पढ़ा तो मैंने मजबूरन आके मेरी क्लास में पूछा, बेटा आप क्या करते हैं? उसने कहा सर मैं कंटेंट राइटर हूँ। तो वो राइटअप अच्छा करती है तो उसके अल्फाज से खुशबू आ रही थी। तो खुशबू से याद आया कि शेख सादी मट्टी हाथ में मसल रहे थे ऐसे, शेख सादी, तो मट्टी से खुशबू आई। तो शेख सादी कहते हैं मट्टी तुमसे एक खुशबू आ रही है, एक बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये खुशबू तुमसे कैसे आ रही है? तो वो मट्टी आगे से पलट के जवाब देती है कि सादी मैं हूं तो मट्टी, खुशबू मेरे से इसलिए आ रही है कि मेरी जो है परवरिश और मेरी जो बैठक है वो फूलों में है, मेरा उठना बैठना, मेरी जो कुर्बत है वो फूलों में है, इसलिए मुझसे खुशबू आ रही है। तो बिल्कुल इंसान जिनमें उठता बैठता है, जिनके दाएं बाएं उठता बैठता है, तो वो उसको एग्रेशन सिखाते हैं, वही उसको खूबसूरती अल्फाज की सिखाते हैं। आप जिनकी बैठक में बैठते हैं वो आपके अल्फाज की, वो आपकी दिमाग की रिफ्लेक्शन होते हैं, वो आपके अल्फाज की रिफ्लेक्शन होते हैं। A man is known by the company he keeps. बुशरा, फलसफे बूढ़े हो जाया करते हैं, मेरे मुर्शिद कहा करते हैं फलसफे बूढ़े हो जाया करते हैं, लेकिन शायरी जिंदा रहती है, अल्फाज जिंदा रहते हैं। क्या आपने बाबा कैद के दौर की घड़ी कभी पहनी है? क्या आपने गालिब के दौर की कभी कोई चीज पहनी है, ऑर्नामेंट्स पहने हैं? नहीं। आप गालिब की शायरी को आज भी जिंदा किए हुए हैं, आप इकबाल की शायरी को आज भी पढ़कर एक सबक लेते हैं। सो अल्फाज जिंदा रहा करते हैं, ये प्रोडक्ट्स, ये मटेरियल हमेशा बासी हो जाया करते हैं, ये पुराने हो जाया करते हैं। सो वो नून मीम राशिद की नज़म है ना, जिंदगी से डरते हो जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो मैं भी हूँ, आदमी से डरते हो आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो मैं भी हूँ, उस अनकही से डरते हो, तुम ज़बां से डरते हो, उस बयां से डरते हो जो अभी बयां नहीं हुई, उस ज़बां से डरते हो। सो इंसान जो है अपने जो उसको डर होता है कि मैं बोलूंगा तो क्या होगा। सो देखें जी, देखें वो कोई चीज है ना, ये गिलास है, इसमें से आवाज आ रही है, इंसान में से भी आवाज आती है, लेकिन वो तब आती है जब उसके पास अच्छी जबान होनी चाहिए। बिल्कुल, आवाज तो इसमें से भी आती है। बिल्कुल ऐसी एक बेजान चीज़ में से भी आवाज़ आती है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं। जैसे कि अभी अमार ने बहुत खूबसूरत बात की कि आप उस चीज़ से पहचाने जाते हैं कि आप किस माहौल में बैठ रहे हैं, किस तरह के लोगों में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आपकी ज़बान उस चीज़ की अक्कासी करती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर हमने किसी को जानना है तो उसके साथ गुफ्तगू कर ली जाए, उसके साथ खाना खा लिया जाए बैठ के, उसके साथ सफ़र कर लिया जाए। तो उन तमाम चीज़ों हम इंसान को जान रहे होते हैं क्योंकि हम उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम उससे बात कर रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा अगर हमें अपनी किसी की ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स को जानना हो या हमने उसको जानना हो तो हम उसको बातों में लगाते हैं, और हम उसको बातों में लगा के जिसे कहते हैं हम उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे वो पहलू जो होते हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि अल्फाज जो होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। जैसे कि बहुत दफ़ा अगर कोई लड़ाई हो तो उसमें हमने बहुत दफ़ा सुना है कि यार तुम तो अपने ख़ानदान की पहचान करवा रहे हो। तो जिसे कहते हैं ना, आपके अल्फाज आपकी पर्सनालिटी को बता रहे होते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो।
एक इंग्लिश बोलने वाला बच्चा, एक उर्दू बोलने वाला बच्चा और एक पंजाबी बोलने वाला बच्चा वाज़ेह तौर पे बता रहे होते हैं कि वो किस तरह की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें एक मिनट में पता लग जाता है कि वो किस तरह की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अल्फाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो इनका चुनाव जो है मुझे लगता है बहुत बहुत सोच समझ के साथ करना चाहिए। हम लोग मोस्टली जो होते हैं अनकहा अनसुना, मतलब जो भी हमने कहा है हमने बोल दिया है, हमने सोचा नहीं है, हमने समझा नहीं है कि हमें ये चीज़ यहाँ पर बोलनी है या नहीं बोलनी, हम बस उसको बोल देते हैं। तो उस जो बोल देने को जो है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की हमें ख़ास से ज़रूरत है। और अच्छा अम्मार, मैं इसके हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। कंट्रोल की हमने बात की, तो गुस्से में आम तौर पर हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कोई एक्सरसाइज है, कोई प्रैक्टिस है जो हमें रोज़ाना अपनी लाइफ में परफॉर्म करनी चाहिए जिससे हम अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल। अब गुस्से में जब इंसान बोलता है तो इंसान अक्सर कहते हैं कि वो सच बोलता है, और शायद वो दबी हुई चीजें, वो बहुत पुरानी दबी हुई चीजें बोल जाता है जिससे बहुत नुकसान होता है और वो चीजें याद रहती है। वो कहते हैं कि चोट, जख्म ठीक हो जाता है, चोट जो है ना वो चली जाती है, लेकिन अल्फाज से लगाई हुई जो बातें होती है, वो चोट होती है, वो हमेशा याद रहती है। और वो मियाँ बीवी के बीच में हो तो फिर तो पूरी जिंदगी वो भुगतेगा ना मियाँ या बीवी। तो जो अल्फाज होते हैं उनको जब आप गुस्सा आता है तो जब आप जो अल्फाज की अदायगी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे मैंने तो प्रैक्टिस की हुई है। वो प्रैक्टिस ऐसे कि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करें, जगह बदल लें, और वो कहते हैं कि अपनी जगह बदल लें, जगह बदलने के, या फिर आप ना उसको कहते हैं बिटवीन द एक्शन एंड रिस्पॉन्स। वो स्टिमुलस है, स्टिमुलस है, वो पॉज है, वो 5 सेकंड का पॉज है। 5 सेकंड फार्मूला होता है कि आप 5 सेकंड किसी तरह उस वक्त रिस्पॉन्ड ना करें, उस वक्त रिएक्ट ना करें, उस वक्त 5 सेकंड किसी तरह आप गुजार लें। 5 सेकंड के बाद आप टेक अ लॉन्ग ब्रीथ और कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा दिमाग में रखें। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस को माइंड में रखेंगे ना कि ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है या मेरा गुस्सा इंपॉर्टेंट है, जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी ना उसको बचा लें। गुस्सा आपको आता नहीं, आप करते हैं। गुस्सा आपको आता नहीं, आप करते हैं, और जो चीज आप करते हैं वो आपके कंट्रोल में होती है। आप इस वक्त ऑफिस में आपको बॉस पे गुस्सा आया है, आप घर जाके छोटे भाई या बच्चों पे उतारेंगी, बॉस के सामने आप बोलेंगी नहीं। इसका मतलब है कंट्रोल है, इसका मतलब चीज कंट्रोलेबल है। कंट्रोल है तो उसको हम कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और कंट्रोल कैसे होगी? जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम वहां जहां हमारा बस चलता है वहां हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो फिर मजा आएगा और फिर हमारी इस हैबिट को हम डेवलप कर सकते हैं। जहां हमारा बस चलता है, बच्चों के सामने गुस्सा आ रहा है, वहां हम कंट्रोल करना सीखें और अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें। देखें, मेरे एक बॉस हैं, डॉक्टर हसन है। डॉक्टर हसन ने एक दफा, उनको बड़ा गुस्सा आया हुआ था, मेरे साथ ट्रेवल कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम जेन्युइन था। तो जब एक कॉल आती है जिसपे गुस्सा आया हुआ था तो बड़े प्यार से उन्होंने बात की। तो मैंने कहा सर, हमारी कम्युनिकेशन के बीच में हमें बहुत गुस्सा आपको आया हुआ था, लेकिन जब रियल बंदे ने आपको कॉल की तो आपने उससे इतने प्यार से बात की है। कहता हमारा गुस्सा करने से भी क्या फायदा होना था। मसला ये है कि मैंने प्यार से बात किया, थोड़ी सी शर्म भी आएगी उनको और वो काम की तरफ थोड़ा रुझान भी देंगे और वो सोच के बैठे होंगे कि सर गुस्सा करेंगे, बॉस है, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया। अब मेरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और चीजें वो बेहतर करेगी। अब और से उसको थोड़ा और पहले एक वो गैरत और शर्म वाला पहलू भी आएगा तो मामला ठीक होंगे। तो मैंने उनसे ये चीज सीखी, कि हमें जहां हम चीज गुस्से से करवा सकते हैं, प्यार से करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, प्यार से जो है चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हैंडल किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक बात करें कि कमान से निकला तीर और ज़बान से निकले अल्फाज जो है वो कभी वापस नहीं आते, तो इस सिलसिले में अल्फाजों का चुनाव जो है वो ख़ास से सोच समझ के करना चाहिए कि कोई भी गैर मुनासिब जो है हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या कुछ भी इस तरह का हमें नहीं करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप
आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे, जो कि था कि अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक पुरसुकून ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारी जा सकती है। यहाँ पर मज़ीद मैं बात करना चाहूँगी अल्फाज और लहजों पर। लहजे और अल्फाज का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना चाहिए। अमार, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रवैये, लहजे और अल्फाज आपस में क्या ताल्लुक रखते हैं? यूं फेर फेर के बातें, लहजे का रुख समझता हूँ बच्चा नहीं हूं मैं। तो ये शेर है। आप चूंकि लोग हमसे बड़ी इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि बहुत शातिर हैं और वो बात का मतन चेंज कर देंगे, या हमें उनका लहजे की समझ नहीं आ रही। तो लहजे जो होते हैं ना, वो इंसान को ज्यादा बड़ी जरब लगाते हैं। इंसान के एक्सप्रेशन और इंसान के लहजे, बात करने का लहजा मुख्तलिफ देखा गया। रिश्तों में दरारें इसलिए आई कि सेंटेंस सादा था लेकिन उसमें जो लहजा था वो बहुत सख्त था। उस सख्त लहजे की वजह से इंसान के बिहेवियर में चेंज आती है, क्योंकि हर कोई बच्चा नहीं होता। इंसान चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लोग लहजों को समझते हैं। तो अक्सर लहजों की वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई कि तुमने मुझे इस अंदाज में नहीं कहा था, तुम्हारी आवाज की पिच हाई थी, या लहजे से पता चल रहा था कि नफरत का पहलू है। लहजे से पता चल रहा था तुम एक्चुअली बात क्या करना चाह रही हो, ये बात क्या करना चाह रही हो। सो लहजे जो होते हैं वो अल्फाज से ज्यादा बड़ी जरब लगाते हैं। और बहुत सारे हमारे दाएं बाएं लोगों में लड़ाइयां इसी बात पे होती हैं कि यार मुझे बात इससे प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने क्या कहा था, तुमने जिस अंदाज से कहा था ना वो बता रहा था कि तुम वाकई तुम्हें मसला है मुझसे या उससे। और जी बिल्कुल ऐसी है। तो लहजे, जी मैं लहजों का एक ताल्लुक पूछ रही थी अल्फाज के साथ, और इनका जो, जैसे कि हमें अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, तो लहजों को किस तरह से काबू में रखा जाए? लहजों को काबू में इंसान ऐसे ही रख सकता है जब इंसान के साथ उसके साथ रिश्ता मजबूत हो। देखिए किसी के साथ मुझे गुस्सा है, नफरत है, लेकिन मुझे उसको कहते हैं ना कि आपको अगर वो कहते हैं कि किसी ऐसी जगह किसी जगह पे रहना हो तो वहां के वासियों के साथ आपको गुजारा करना पड़ता है। कि अगर आप वासियों के साथ गुजारा कैसे, तो जब वासियों के साथ गुजारा करना पड़ता है, आप एक ऑफिस में जॉब करती हैं, आपको वहां जाना है, रोज आना है, आपकी मजबूरी है, उनके साथ लोगों के साथ रहना है आपको। आप शायद हैंडशेक भी करती हैं, आप गले भी मिलती होंगी, आप स्माइल भी देती होंगी, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे कदूरतें होती हैं, या हमें कोई शक्ल पसंद नहीं है, हमें कोई लोग पसंद नहीं है, हमें उनका लहजा नहीं पसंद, उनकी बातें नहीं पसंद, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका पैटर्न, मेथोडोलॉजी, बिहेवियर नहीं पसंद। तो फिर हमारे लहजे बता देते हैं कि हमें उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इंसान जब बात करता है ना तो इंसान कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लहजा, उसका बिहेवियर, उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी सोल, उसकी इनर सेंस, ये सब कनेक्ट हो रही होती है। सो आपको लहजों का सहारा लेना है। अगर आप देखो, मैनिपुलेशन एक चीज है, आप मैनिपुलेट करें, आप प्रिटेंड टू बी नाइस हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी आजकल बच्चा नहीं, आप प्रिटेंड टू बी नाइस होंगे तो जो आपके साथ प्रिटेंड टू बी नाइस होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। वो एक मुनाफिक की तरफ चला जाता है कि इंसान बड़ा मुनाफिक होता है कि वो चेहरे पे कुछ और अंदर से कुछ होता है, लेकिन उसकी पहचान इस तरह से होती है। वो पहचान अभी आपने बात की थी, वो लहजे से हो जाया करती होती है कि वो बोल रहा होता है कि मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में मुख्तलिफ था। आपका फेस एक्सप्रेशन भी बता रहे थे, एक बता रहा था कि वाकई मुझे आपसे प्रॉब्लम है, दूसरे को बता रहा था कि मुझे आपसे शदीद प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बताना चाह नहीं रहा। तो वो जो अंदाजे बयान होता है वो आपके बिहेवियर से झलक जाता है। आप जितना भी कंट्रोल कर लें, आप जितना भी प्रिटेंड टू बी नाइस हो जाए, आप कहें कि मैं बहुत आला ज़र्फ का इंसान हूं और मैं आपके साथ बड़ा नाइस हूं या मैं आपके साथ बड़ा जेन्युइन हूं, लेकिन वो लहजे अगर आप परखने वाले हैं, आपके पास परख है लहजों की, तो आप फिर उससे किनारा करते हैं, आप उससे दूर रहते हैं। तो अगर आप कहती हैं कि मैं आपको बताऊं कि तरीका क्या है, इसको लहजे को आप ठीक कर लें, तो वो उससे अच्छा है कि आप फिर सच्चे बने। आप लहजा ना आप उस बंदे को बता दें कि भाई मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, ताकि वो ठीक हो जाए और मामला सही हो जाए। अदरवाइज हम कितना प्रिटेंड कर लें, कहीं ना कहीं झलकेगा हमारी शख्सियत से, हमारे लहजे से, हमारी आवाज से।
बिल्कुल ऐसी, और ज़्यादा देर तक इंसान बनावटी रह भी नहीं सकता। आपकी वो जिसे कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, तो एक ना एक दिन जो है वो आपका सच सामने आ ही जाना होता है। तो बेहतर है कि पहले ही सच बोल दें। और बहुत दफ़ा हम एक सच को छुपाने के लिए लाखों झूठ, एक सच को छुपाने के लिए उसके ऊपर झूठ बोलते हैं, और उस झूठ को छुपाने के लिए फिर हम मज़ीद झूठ बोलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले ही जो है वो सच का इंतखाब करें और सच बोल दें। अच्छा, हमारे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी समाजी रवैयों में। समाजी रवैये आजकल हम देखें तो खासे सख्त हो चुके हैं। लोग जो हैं वो एक दूसरे से नफरत जो है, मोहब्बत के बजाय आजकल नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम पहले दौर में देखें तो खासे ऑपोजिट होता था सारा सिनेरियो, लेकिन अब बहुत ऑपोजिट हो गई है, नफरतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही जनरल बात, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखें जी, पहले रिचुअल्स थे, पहले कल्चर था, पहले बैठक हुआ करती थी। बुशरा, पहले दस्तरखान पे सब बैठा करते थे। बुशरा, सबसे पहले लोग एक दूसरे को सुना करते थे। पहले ये जो गैजेट आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, ये नहीं हुआ करता था, तो लोग डायरेक्ट कनेक्ट होते थे। आज किसी म्यूजिक की महफिल में बैठे हो, आज किसी अच्छे स्पीकर के पास बैठे हो, तो कैमरा ऑन करके बैठे हैं। बिल्कुल। किसी सीनरी को, किसी हिल स्टेशन पे गए हुए, तो कैमरे की आंख से देखना है आप सामने, आप उसको कैप्चर। आप जब आप रिश्तों में बैठे हुए, आप अब्बा अम्मा के पास बैठे हैं और आप मोबाइल पे अपनी छोटी अम्मी अब्बू से बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे कनेक्ट कर पाएंगे आप? फिर आप किस तरह से चीजों को, सब रवैयों में कैसे चेंज ना आए? वो कल्चर, वो रिचुअल्स, वो ईद पे, बड़ी ईद आ रही है, बुशरा, सबसे बड़ी बात, बड़ी ईद आ रही है, सब फॉरवर्ड मैसेज कर रहे होंगे। सर, जेन्युइन वो चीज है जब ईद कार्ड भेजा करते होते थे हम, जब हम वो डब्बे में फलानी ऐसे शेर लिख के भेजा करते होते थे। वो ईद कार्ड का कल्चर बंद हो गया, तो समाजी रवैयों में चेंज आएगी। वो अब हमने वो खत लिखने छोड़ दिए। आप बुशरा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितनी मेरी ऑडियंस सुन रही है, आप किसी अपने प्यारे को खत लिखें और वो खत उसके तकिए के नीचे छुपा के आए या बाय पोस्ट भेजें। यकीन माने, फिर से एक नई उमंग पैदा होगी, एक नई कनेक्टिविटी आएगी। वो रिचुअल्स खत्म हो गए। ईद पे फॉरवर्ड मैसेज आते हैं, आप यकीन करें, आप किसी को कॉल करें या वॉइस नोट थ्रो करके देखें, उसको जितना कनेक्टिविटी होगी, यार सब फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हैं। बुशरा ने मुझे वॉइस नोट सेंड किया, बुशरा ने मुझे कॉल किया। देखिए, हमारे हजारों लोगों के वॉइस, हमारे फॉरवर्ड मैसेज आते हैं, मुझे हजारों स्टूडेंट के मैसेज आते हैं। जिस स्टूडेंट की कॉल आती है ना, वॉइस नोट आता है या सरमार करके लिखा होता है, उसको मैं गौर से पढ़ता हूँ, वो मुझे याद रहता है। समाजी रवैयों में बदलाव कैसे नहीं आएगा जब आप अपनी रिचुअल्स को, अपनी जड़ों को भुला दी, इस्लाम से जो पाई थी हमने। तो जब हम वो भूल जाएंगे, इस्लाम से जो हमने वो रवैये और वो जो वो किरदार पाया था, और अब किरदार कशी हो रही है, वो जो रिचुअल्स और वो जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज की बात करते हैं, जब वो माशरे से खत्म होंगे तो रवैयों में सख्ती आएगी, नफरतें पैदा होगी। जब आप लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, द वे वी वर कनेक्टेड, द वे वी वर बॉन्डेड विद ईच अदर, वो गैप आ गया, वो ब्रिज खत्म होता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है। सॉरी टू से, शहरों में 7 मैयत होती है, 7 ढोल बज रहा होता है। गाँव में अभी भी रिचुअल्स बाकी हैं। किसी का जानवर बीमार हो जाए ना, उसके घर भी पूछने जाते हैं तुम्हारा जानवर बीमार है। तो ये जब हम लोगों को नहीं है, बिल्कुल हम नौजुबिल्ला, हम इंसान कहने के भी लायक नहीं है, इंसान कहने के भी लायक नहीं है। आजकल मैंने किसी की तारीफ करनी हो ना बुशरा, तो मैं कहता हूँ ये अच्छा इंसान है, क्योंकि इंसानों की कमी है। इंसान तो बहुत है, इंसानियत की कमी है। इंसान तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत पैदा नहीं हो रही। सो इंसानियत ना होने की वजह से समाजी रवैयों में तब्दीली आ रही है और मसले मसाइल आ रहे हैं। तो वो दोबारा से कम बैक करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा उस कल्चर की तरफ, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, वरना सब भाग रहे हैं और भागते भागते कब्र में जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, मतलब उनकी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ किस तरह से शामिल की जाए कि अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जाए और किस मौके पर कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। मतलब एक अल्फाज का जो चुनाव है वो बच्चों को किस तरह से उनके माइंड में फीड किया जाए कि आपने यहाँ पर ये करना है और यहाँ पर ये करना है। बहुत मजे की बात। सबसे पहले तो माँ को माँ बुलाएं, अम्मी बुलाएं, ठीक है, मॉम ना बुलाएं, डैड ना बुलाएं, डाडा ना बुलाएं, पापा ना बुलाएं, अब्बू बुलाएं। उसमें एक अजीब लज्जत है, उसमें एक कनेक्टिविटी है।
सेकंड जो बुशरा मैंने चीजें देखी है माशरे में, अपने दाएं बाएं कजन्स में, छोटे बच्चों में, कोई शरारत करता है ना, शरारत और बदतमीजी में फर्क सिखा दें उसको। एक शरारत होती है और एक बदतमीजी होती है। बिल्कुल। हम यहाँ बदतमीजी को भी अप्रिशिएट करते हैं। बच्चा बोला, बच्चे ने कहीं बाहर से अब्यूजिव लैंग्वेज सीखी, उसने आके बोली, एप्रिसिएशन, बच्चे ने गाली दी, कितनी प्यारी गाली दी, उसने गाली देना शुरू कर दी। उसने कहा कमाल, इस पे तो एप्रिसिएशन मिल रही है। वो 4 बंदे आए बैठे होंगे, उनको बेटा बोल के दिखाओ, ताकि उनको गाली देगा। अच्छा वो खुश होंगे आगे से, अच्छा बच्चे ने तो बड़ी सारी गाल आ। सो द थिंग इज कि बच्चों को अप्रिशिएट किस बात पे करना है और उनको गुस्सा किस बात पे करना है। इसको देखिए, दो छोटी सी स्लाइड सा डिफरेंट है बदतमीजी में और शरारती। शरारती होना अच्छी चीज है, क्रिएटिव इंसान क्रिएटिव होता है, एनर्जेटिक होता है। शरारती होना अच्छा है, बदतमीज होना बुरा है। हमने बच्चों को बदतमीज, जब बच्चा बदतमीज होता है उसमें हमने देखना है कि बच्चा बदतमीज हो रहा है तो हमें उससे बचाना है। बदतमीजी में फर्क करता है, हमें बदतमीजी और उसमें फर्क जानना है, उसको सिखाना है कि ये बदतमीजी है और उसको टोकना है, गलत चीजों से टोकना है हमें उसे। तो वो जब वहां रोकेंगे टोकेंगे तो फिर वो चीजें सीखेगा और अपने रवैये के अंदर उस चीज को हैबिट बनाएगा। बस ये चीजें हैं कुछ। बिल्कुल ऐसी है कुछ चीज़ें, हमें चीज़ें जो हैं वो सीखने की ज़रूरत है। और बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपब्रिंगिंग हो रही हो, बच्चों का जो एक ग्रोइंग फेज़ हो, उसी में बच्चों के माइंड में इस तरह की चीज़ें फीड की जाएं ताकि जो है, क्योंकि उन्हें आगे जाकर इस तरह की जो है मतलब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। जैसे कि हमार ने यहाँ पर बात की कि हम जो है पहचाने जाते हैं अपने ग्रुप से, हम जिस ग्रुप में, जिस सराउंडिंग्स में बैठ रहे हैं हम उससे पहचाने जाते हैं। तो बच्चों की सराउंडिंग्स का ख्याल रखें। जैसे हमार ने बात की कि बच्चा अगर बाहर से गाली सीख कर आ रहा है तो आप ये उसको अप्रिशिएट ना करें कि उसने गाली दी है, आप बाहर जाके देखें कि उसने गाली सीखी किससे है और किससे सीख के उसने ये गाली घर आकर दी है। तो उसको अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाएं, उसको ये बताएं कि कौन सी चीज़ें उसने दोस्तों में इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ें घर में इस्तेमाल करनी है, कौन से अल्फाज उसने दोस्तों में जाके यूज़ करने हैं, कौन से घर में यूज़ करने हैं। तो अच्छे बुरे में जो तमीज़ है वो बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अल्फाज हो, रवैये हो, लहजे हों, आदात हों, इन तमाम चीज़ों में बच्चे को एक अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो कि हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम बच्चों के फ़िज़िकल हेल्थ पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उसकी मेंटल और उसकी मॉरल हेल्थ जो होती है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। हम मोरालिटी को, जैसे भी हमारे ने बात की, हम मोरालिटी, अपने रिचुअल्स को भूल चुके हैं। हम एक टेक्नोलॉजिकल वाले दौर में आ चुके हैं और हम टेक्नोलॉजी से बस अपने आप को इंडल्ज कर चुके हैं और उसके साथ जुड़ गए हैं। हमारा गुजारा ही नहीं है टेक्नोलॉजी के बगैर। तो इसलिए टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करें और आपकी जो अल्फाज का चुनाव है उसको थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि अल्फाज ये ताकत रखते हैं कि आपको 1 मिनट में हंसा दें और अल्फाज ही आपको ये ताकत रखते हैं कि 1 मिनट में रुला दें। जैसे कि अगर हम गाने सुनते हैं तो अगर हम ऑलरेडी सैड हों तो हम लोग जो है सैड गाने सुन के मज़ीद डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और इसी तरह अगर हम खुश हों तो खुशी वाले गाने सुन के हमें मज़ीद खुशी का एहसास होता है। तो इसे कहते हैं ना, अल्फाज आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमेशा अल्फाजों को ज़्यादा सस्ता भी नहीं करना चाहिए, अल्फाजों का इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक पुरसकून ज़िंदगी खुद भी गुजारें और लोगों को भी गुजारने दें, तो इसका क्या एक छोटा सा जिसे कहते हैं टिप होगी कि हम खुद भी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें और लोगों को भी गुजारने दें, कि हमारी ज़बान से जो है किसी को नुकसान ना हो? बहुत आसान से एक सादा सा अल्फाज, एक सादा सेंटेंस, कि जब आप कोई सेंटेंस बोलने लगे, किसी को कोई बात करने लगे, तो उसकी जगह अपने आप को रख कर देखें कि अगर ये मुझे बोला जाता तो मुझे कितनी तकलीफ होती। अगर आप उस दर्द को पहचान लेंगे, उस सुकून को पहचान लेंगे, तो फिर आप मामला सेट हो जाएंगे। हम चीजों को अपनी निगाह से देखते ही नहीं। हम वोट देने के बाद, कुछ कहने के बाद फिर हमें एहसास होता है। हम कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो आप उसके जिस बंदे को कोई बात करने लगे हैं उसके शूज में पांव डाल के देखें, कितनी तकलीफ होगी जब आप चीजों को अपने आप पे, वो कहते हैं ना कि वो गलत, ये उंगली भी अपनी तरफ होगी तो थम्स अप होगा। जब आप तनकीद कर चारों उंगलियां खुद पे करें, खुद पे वो सिचुएशन लाकर देखें, महसूस कितनी तकलीफ होगी। जब आप ये फील करना शुरू कर देंगे तो जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। फिर लहजे पूरे किसी से नफरत ही नहीं करेगा। जब आप अपने आप पे लाएंगे कि जब मुझे ये बात की जाती तो मुझे कितनी तकलीफ होती, जब आप लोगों का महसूस
पत्थर तो खुद के अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे तो फिर मामला सब सही होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे यहाँ पर मैं आपने बात की कि पहले तोलो फिर बोलो, तो यहाँ पर वो जो एक ताने वाले टॉन्ट जो है, जो लोगों को बहुत आदत होती है एक दूसरे को मारने की, और मैं कहती हूँ वो जिसे कहते हैं ना टॉन्ट या ताना जो है ना, वो एक तीर और एक गोली से ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे किस तरह से इज्तनाब किया जाए? मेरे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये चीज मैं एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूँ जिसपे मैंने ये रखा है ज़मीर की अदालत। ज़मीर की अदालत में मैंने कहा है उन बच्चों से कहा है जो शाउट करें, वो बोले उनके अंदर। देखिए जब हम टॉन्ट्स कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं लज्जत ले रहे होते हैं और किसी को टारगेट बना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे लिए वो लज्जत होती है, हमारे लिए वो शोभन होता है, लेकिन उस बच्चे की पर्सनैलिटी, उस इंसान की पर्सनैलिटी डाउन होती जाती है। हमारे लिए वो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, हम एक बंदे को टारगेट करते हैं। देखिए ह्यूमर की भी एक एथिक्स है, वो ये है कि किसी एक बंदे को टारगेट ना किया जाए। आप ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, आप जुगतबाजी कर रहे हैं, आप शुगर लगा रहे हैं, तो उस पर राउंड द टेबल सब पे बात होनी चाहिए, सब में बैलेंस होना चाहिए। जब आप बैलेंस नहीं करते, किसी एक को टारगेट करते हैं, तो उस शख्स की पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। वो कहीं ना कहीं सोचने लग जाता है कि यार ये जो बात कर रहा है वो क्या मेरे अंदर है। तो वो जब वो सोचने लग जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी डम हो जाती है। तो आप जब ऐसा कोई इंसान जो आप देखें किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही, आपका शोल हो रहा है, लेकिन अगले इंसान की दिल आजारी हो रही, वो बोल नहीं पा रहा, वो कहीं ना कहीं डम हुआ है, अंदर ही अंदर वो उड़ता जा रहा है। उसकी सोच उसको, वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, लोग मेरे पे क्यों बातें करते हैं। वो अपने अंदर नुक्स तलाश करना शुरू कर देता है, और अल्लाह की बनाई हुई जात पे जब नुक्स तलाश करता है तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस, होपलेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये ध्यान करें, आपके दाएं बाएं वो बहुत सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी महफिल को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन क्या आपकी कही हुई बातें उनके दिल पे तीर तो नहीं लगती। और दूसरी साइड की मैं बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल बुशरा, आप मुझ पे टॉन्ट करती हैं और आपके लिए वो एक सॉर्ट ऑफ प्लेयर और फन है, तो मुझे उस टॉन्ट को टारगेट बनने से निकलना कैसे है? लाफ एट योरसेल्फ स्ट्रेटेजी है। जब आप मुझे कहती है ना कि आप हमारे ऐसे लग रहे हैं, तो मैं उससे डबल करके कहूँ नहीं, मैं तो इस तरह का लग रहा हूँ। और जब आप 2-3 दफा देखो कहेंगे ना, कहेंगे यार ये तो बड़ा बेशर्म, इसको टारगेट ना करें, ये तो आगे से इरिटेट ही नहीं होता। जब आप इरिटेट होने लग जाते हैं तो लोग आपको और इरिटेट करते हैं। स्टॉप गेटिंग इरिटेटेड, दे विल स्टॉप पॉइंटिंग एट यू, टारगेटिंग यू। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सो मच अमार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि अल्फाज आपकी ज़िंदगियों पर एक गहरा असर रखते हैं, आपके दिमाग पर एक गहरा असर रखते हैं, आपके रिश्तों पर एक गहरा असर रखते हैं। तो अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो ख़ास सोच समझ कर और सिचुएशंस के हिसाब से करना चाहिए कि आप कौन सी सिचुएशंस में किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें, क्या आपको वो अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि अभी अमार ने बात की कि ह्यूमर अगर आप क्रिएट कर भी रहे हैं तो डोंट पॉइंट आउट समवन अगेन एंड अगेन, तो इस तरह वो उस इंसान की दिल आज़ारी होना शुरू हो जाती है, वो इंसान अपने आप को कमतर महसूस करने लग जाता है, क्योंकि अल्फाज उसके जो हैं उनकी पर्सनैलिटी के लिए इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि आपके हाथ और आपके अल्फाज से जो है आपका भाई, आपकी बहन, आपकी सराउंडिंग्स में तमाम लोग जो हैं वो उससे महफूज रह सकें और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ना तो आपके हाथ से और ना ही आपकी ज़ुबान से। इसी के साथ नाज़रीन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम का वक्त फ़िलहाल के लिए ख़त्म हुआ जाता है, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।